अगर आपने द नन देख रखी है तो आपको पता होगा कि पहले पार्ट के क्लाइमेक्स में आयरीन अपने प्रेयर के जरिए वाइन को जीसस के ब्लड के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे वो वलैक को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। पर आपको लगता है कि अगर वलैक का अस्तित्व मिट चुका है तो आप गलत है, क्योंकि वलैक वापस आ चुकी है। वो अलग अलग जगहों पे लोगों को पोजेस करके मर्डर्स कर रही है। उसे खुद को ताकतवर बनाने के लिए किसी कीमती चीज की तलाश है। आइए हम पूरी कहानी को देखते हैं। फ्रांस के एक चर्च में फादर नोआर के साथ जैक नाम का एक लड़का रहता है जो उनकी कामों में मदद करता है। एक रोज फादर उसे प्रेयर के लिए वाइन का जार लाने को कहते हैं। जैक फादर को वो जार ला कर देता है। जैक बेसिकली फादर के साथ रहता है और प्रेयर कराने में भी उनकी हेल्प करता है। प्रेयर खत्म हो जाने के बाद फादर वो जार उसे वापस रखने के लिए कहते हैं। जैक उस जार को वापस उसी जगह पे रखने जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि क्रॉस एक तरफ गिरा हुआ है। जैक उस जार को शेल्फ पे रखने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसका फुटबॉल उसकी तरफ आता है और उसके पाँव के पास आकर रुक जाता है। और वो जार जिसे जैक ने शेल्फ पे रखा था वो क्रैक होने लगता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। जैक इससे काफी घबरा जाता है। वो फादर के पास भाग कर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। फादर जैक के साथ उस जगह की जांच करने लगते हैं और वो कहते हैं कि जो भी एंटिटी है वो उनके सामने आए। तभी वो देखते हैं कि पवित्र पानी उनके सामने गर्म होकर उबलने लगता है और फिर भाप बन के उड़ जाता है। इससे फादर काफी डर जाते हैं और तभी उन्हें अपने सामने वलैक दिखाई देती है। वलैक फादर को कई फीट ऊपर हवा में उछाल देती है और फिर फादर के शरीर में आग लग जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पहले पार्ट में सेंट कार्था में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सिस्टर आयरीन इटली में एक अलग थलग जीवन बिता रही होती हैं। सिस्टर आयरीन के साथ सिस्टर डेबरा भी रहा करती है, जिनके अपने तौर तरीके अलग ही होते हैं, जिससे मदर काफी परेशान होती हैं और वो सिस्टर आयरीन से कहती हैं कि वो डेबरा से बात करें और उसे समझाए, क्योंकि डेबरा चर्च जाकर कन्फेशन करने से इनकार कर रही थी। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेबरा से बातें करती हैं और उनकी बातों को समझती हैं। मॉरिस फ्रांस के ही एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां पर उसने सोफी नाम की एक आयरिश लड़की से दोस्ती की होती है। साथ ही साथ सोफी की मदर केट से भी, जो कि टीचर होती हैं, मॉरिस की काफी अच्छी बनती है। सोफी एक शांत स्वभाव की अच्छी लड़की होती है, जिसे अक्सर क्लास की लड़कियां bully करते रहती हैं और उसे इन परेशानियों के वक्त में हमेशा बचाने आता है उसका दोस्त मॉरिस। यहाँ पर स्कूल में काम करने वाली एक लड़की कुछ चीजों को रखने के लिए स्टोर में जाती है। वहाँ पर उसका आमना सामना मॉरिस से होता है, जो कि वलैक के पोजीशन में होता है। मॉरिस उसका पीछा करता है और वो लड़की वहां से भागने लगती है और वो लड़की भागते भागते गिर पड़ती है और देखती है कि उसके सामने वलैक खड़ी है। एक रोज सिस्टर आयरीन अपने सपने में मॉरिस को देखती है। उस सपने में वो देखती है कि मॉरिस किसी मुसीबत में है और वो उनसे मदद मांग रहा है। अगले रोज आयरीन से मिलने कार्डिनल आते हैं और वो आयरीन को बताते हैं कि हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया में एक फादर ने तस्वीर से अपना गला काट लिया और इटली में एक नन बनने आई लड़की ने खुद को फांसी लगा ली। वे बताते हैं कि ये सारी घटनाएं पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं, पर इसका जड़ रोमानिया से शुरू हुआ है। आयरीन कहती है कि यह नामुमकिन है। कार्डिनल कहते हैं कि वो शैतान अभी भी जिंदा है। कार्डिनल आगे कहते हैं कि फादर बर्ग मर चुके हैं और उनके बाद सिर्फ तुम ही एक बची हो जो उस डीमन को जानती हो, इसलिए चर्च चाहता है कि आप इस मामले की तहकीकात करें, जिस पे सिस्टर आयरीन ये काम करने से मना कर देती हैं। आपको नहीं पता कि सेंट कार्था में क्या हुआ था, मैं मरते मरते बची थी। जिस पे कार्डिनल कहते हैं कि तुमने वहां पर एक चमत्कार किया था और अब जरूरी है कि तुम वापस वैसा ही करो। कार्डिनल की बातों को मानते हुए आयरीन मामले की तहकीकात करने निकल जाती है। उनकी इस जर्नी पे सिस्टर डेबरा भी चोरी छिपे उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सिस्टर डेबरा आयरीन से कहती है कि जब भी वो वाइन के जीसस के ब्लड के रूप में बदल जाने की कहानी को सुनती है, उन्हें इसका भरोसा नहीं होता, पर वे जरूर चमत्कार पे भरोसा करना चाहती हैं। आयरीन उनसे कहती है कि ये आस्था का विषय है और ईश्वर करे कि आपके मन में जरूर आस्था आए। इधर क्लास की लड़कियां सोफी को उस कमरे में ले जाती हैं जहां पर जाना वर्जित होता है और उससे एक खेल खेलने को कहती है, जिसका नाम होता है मौत का खेल। इस खेल में एक खास जगह पे देखना होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें एक खास एंगल पे पड़ती है, तब शैतान दिखाई देता है और अगर किसी ने भी वहां से नजर फेरने की कोशिश की तो वो शैतान एक भयानक बकरे का रूप लेकर उस पे हमला कर देता है। सोफी लगातार उस बकरे की तस्वीर की तरफ देखने लगती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उस बकरे की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। सोफी इसे देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उन लड़कियों ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होता है। सोफी को कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर उसे वलैक दिखाई देती है।
तभी मॉरिस वहां पर आ जाता है। वो सोफी से पूछता है कि उस कमरे में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकती हो। सोफी उसे कुछ भी नहीं बताती और तब तक केट भी वहां पर आ जाती है। आयरीन मामले की जांच करने उसी चर्च में पहुंचती है जहां शुरू में फादर की जल के मौत हो गई थी। इसी दौरान चर्च का दरवाजा खुलता है और उसके सामने से जैक आता है और वो सोफी को फादर की तस्वीर देकर चला जाता है। आयरीन सिस्टर डेबरा को सेंट लूसी के बारे में बताती है कि कैसे वह अंधे लोगों के लिए भगवान थी। सेंट लूसी को काफिरों ने मार डाला था और मारने से पहले उनकी आंखें नोच ली थी। आयरीन चर्च की सिस्टर से पूछती है कि जिस रात फादर की मौत हुई थी वहां पर एक लड़का भी था, वो उन्हें कहाँ मिलेगा। जिसपे सिस्टर बताती है कि उस लड़के की माँ नहीं चाहती कि कोई भी उससे इस मामले में बात करे, पर वो शायद फुटबॉल खेलता हुआ बाहर दिख सकता है। आयरीन सिस्टर से उस लड़के के बारे में पूछती है जो चर्च में हेल्पर के तौर पे काम करता था। सिस्टर आयरीन को उस लड़के के बारे में बताती है कि उसे घूमने का बहुत शौक था और वो रोमानिया से बिलोंग करता था। जिसपे आयरीन को समझते देर नहीं लगती कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मॉरिस है, जिसे इस चर्च की सिस्टर फ्रेंची नाम से रिफर करती हैं। आयरीन को बीते वक्त की याद आती है जब सेंट कार्था की घटनाओं के बाद उन्होंने मॉरिस से अलविदा लिया था। सिस्टर डेबरा आयरीन के पास आती है और उससे पूछती है कि ये फ्रेंची कौन है, जिसपे आयरीन बताती है कि उसका नाम मॉरिस है और सेंट काथा में जब मैं शैतान के वश में थी तब मॉरिस ने आके मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी। आयरीन को ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती। सेंट काथा में हुई घटनाओं के बाद सब कुछ ठीक नहीं था। उसी वक्त शैतान ने मॉरिस को अपने वश में कर लिया था और अभी हाल फिलहाल की जो भी घटनाएं हुई है वो शैतान मॉरिस को अपने बस में करके उसी के जरिए करवा रही है। मॉरिस केट से उस कमरे के बारे में पूछता है जिसे मैडम हमेशा बंद करके रखती है, जिसपे केट बताती है कि उनका बेटा वहां पे बमबारी में मारा गया था। उसका नाम सेड्रिक था और वो एक प्रीस्ट का सेवक था। स्कूल में सोफी को वलैक दिखाई देती है जिससे वो डर के भागती है, पर वलैक दोबारा उसके सामने आ जाती है। वलैक का बार बार दिखना और परेशान करना इस बात का इशारा है कि स्कूल में जल्द ही कोई बुरी घटना घटित होने वाली है। आयरीन डेबरा के साथ होटल पहुंचती है जहां पे रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि उनके नाम की बुकिंग नहीं है, जिसपे सिस्टर डेबरा उससे कहती है कि वो होटल के मैनेजर से बात करना चाहेगी। और इसी बीच आयरीन टहलते हुए रोड पे निकल जाती है जहां पर कई बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो जैक कह के पुकारती है और एक बच्चा उनकी तरफ देखता है। आयरीन उससे पूछती है कि उस रात की घटना के वक्त तुम वहीं पे थे ना, जिसपे जैक हाँ में जवाब देता है। आयरीन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर थी, जिसपे जैक कहता है कि वो फादर लॉरिये की थी और मैंने उनकी तस्वीर ले ली थी क्योंकि मैं काफी डर गया था। ये कहने के बाद जैक बच्चों की झुंड में खेलता हुआ आगे निकल जाता है। आयरीन उसके पीछे पीछे भागती है और एक सबवे जैसी जगह पे पहुंच जाती है। उस स्ट्रीट पे बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं जिनके पन्ने अचानक पलटने लगते हैं, मानो वो सभी मैगजीन्स जैसे एक मैसेज देना चाहते हैं। और जब पन्नों का पलटना बंद होता है उनके सामने एक वैलैक की तस्वीर सी दिखती है। सर आयरीन उन बुक्स के करीब जाती हैं और तभी मानो वैलैक उन किताबों में से निकलती है और इनका गला पकड़ लेती है। और तभी उन्हें एक विजन दिखाई देता है जो सेंट लूसी से रिलेटेड होता है, जिसमें लाल कपड़ा पहने एक आदमी एक छोटी बच्ची की आंखों में चाकू से वार करता है। इसके बाद सिस्टर आयरीन सड़क पे बेहोश होकर गिर जाती है। सिस्टर डेबरा उन्हें ढूंढकर वहां से ले जाती है। एक रोज मैडम मॉरिस को उस चैपल के पास देखती है जहां पर जाना मना होता है। मॉरिस की आंखें देखकर लगती हैं कि जैसे वो पोजेस्ड है। मैडम उसे वहां से जाने के लिए कहती हैं और खुद अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं कि आखिर मामला क्या है। तभी वे देखती हैं कि उनके सामने से उनका बेटा सेड्रिक आ रहा है। सेड्रिक की आंखें बंद होती हैं और उसके कंधे पे शैतान का हाथ होता है। इसका मतलब वो शैतान के कंट्रोल में होता है। मैडम उसे उसके नाम से पुकारती है पर वो लगातार उन पे हमले करता है और उन्हें मार डालता है। होश में आने के बाद आयरीन डेबरा को बताती है कि मैंने देखा कि शैतान को क्या चाहिए, कोई प्राचीन और शक्तिशाली अवशेष, जिसे पाने के लिए उस शैतान ने मॉरिस को अपना जरिया बनाया। वो मॉरिस को यहाँ वहाँ भटका रही है और वो उसे जिंदा रख रही है जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जिसकी उसे तलाश है। एक बार जब वो अवशेष उसके हाथ लग जाए वो मॉरिस को मार देगी। तभी डेबरा आयरीन को बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि वो बच्चा मुझे मिल गया। वो खुद उनके पास आया था और उसने उन्हें फादर लॉरिये की तस्वीर दी। आयरीन कहती है कि तस्वीर पे जो निशान बनी हुई है उसे मैंने कहीं देखा है पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर डेबरा कहती है कि मुझे याद है। डेबरा आयरीन को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें एक मरे हुए फादर के हाथ में जो तस्वीर है इसी तस्वीर से मिलती जुलती है। इस पे आयरीन कहती है कि इसका मतलब ढूंढने पे ये पता चल जाएगा कि वो शैतान कहाँ जा रही है। इधर मैडम के मरने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है।
केट मॉरिस से कहती है कि उसे सोफी कहीं नहीं मिल रही, जिस पे मॉरिस उसे भरोसा दिलाता है कि वो सोफी को खोज लाएगा। मॉरिस सोफी को ढूंढ लेता है। सोफी उससे कहती है कि मैडम कभी चैपल में नहीं जाती थी, आखिर कल रात वो क्यों गई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मॉरिस उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा, जिस पे वो कहती है नहीं। इन कैथोलिक आर्काइव्स पहुंचती है, जहाँ का लाइब्रेरियन उन्हें बताता है वाटिकन से खबर आई है कि सेंट कार्था का शैतान लौट चुका है। वो आयरीन को बताता है तस्वीर पे दिखने वाला निशान सेंट लूसी का पारिवारिक चिन्ह है, और जो भी हाल फिलहाल में मरे हैं वो शायद उनके वंशज थे। तभी आयरीन बोल पड़ती है कि मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे सेंट लूसी की आंखें चाहिए। लाइब्रेरियन बताता है कि जब सेंट लूसी को मारा गया था, उनका परिवार वहां से बच निकला था और वे दुनिया में चारों ओर फैल गए थे और जी जान लगाकर एक राज की रक्षा करने लगे, एक अवशेष की, जो कि थी सेंट लूसी की आंखें। सिस्टर डेबरा पूछती है कि शैतान को सेंट लूसी की आंखें क्यों चाहिए। लाइब्रेरियन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर जिस शैतान की हम बात कर रहे हैं वो एक समय पे फरिश्ता था, जिसे ईश्वर ने नकार दिया और उससे उसकी पवित्र शक्तियां छीन ली। जिस पे आयरीन कहती है कि उसे वो शक्ति वापस चाहिए। लाइब्रेरियन बताता है कि शैतान तब से सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है। वो आयरीन से कहता है कि जैसे सेंट कार्था में तुमने वाइन का इस्तेमाल किया था, वैसे ही इस अवशेष का इस्तेमाल करना शैतान को वापस नर्क भेजने के लिए। आयरीन उस अवशेष का पता पूछती है। इस पे वो लाइब्रेरियन बताता है कि एक सन्यासी ने उसे ईसाई मठ में दबा दिया था, पर अब वो जगह एक बोर्डिंग स्कूल है। आयरीन डेबरा को अपने माँ के बारे में बताती है कि कैसे गॉड उनसे बातें करते थे और उन्हें दृश्य दिखाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आयरीन के साथ होता है। पर आयरीन के फादर को उसकी माँ पे भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी पागल है। वे उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए और फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के आदमी आते हैं और आयरीन की माँ को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ से कभी नहीं मिली। मॉरिस केट और सोफी के साथ होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो चेयर पे बैठ जाता है। अभी केट देखती है कि मॉरिस के गर्दन पे क्रॉस उभर आया है। वही उसकी नजर अपनी बेटी सोफी पर जाती है, जिसके पीछे वैलेक खड़ी होती है। मॉरिस सोफी और केट को लेकर उस जगह से बाहर भागता है और ठीक उसी वक्त आयरीन और डेबरा बोर्डिंग स्कूल पहुंचती हैं। मॉरिस और आयरीन आमने सामने होते हैं, जहां मॉरिस आयरीन से कहता है कि शैतान वापस आ चुका है। आयरीन मॉरिस को केट और सोफी से दूर हटने को कहती है और वो मॉरिस से कहती है कि तुम पोजेस्ड हो, वो शैतान तुम्हारे अंदर है। मॉरिस उसे बताती है कि जब वो उसे सेंट कार्था में बचाने आया था, तब शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया था, और तभी वैलेक धीरे धीरे मॉरिस के शरीर को कब्जा करने लगती है। आयरीन प्रेयर कहती है और मॉरिस के शरीर से शैतान को बाहर निकलने को कहती है, पर शैतान जो काफी ताकतवर होता है वो उन पे हमला करना शुरू कर देता है। आयरीन मॉरिस को आवाज लगाती है और लगातार प्रेयर कहते रहती है। इन प्रेयर्स का मॉरिस के शरीर के ऊपर असर होने लगता है और तभी डेबरा मॉरिस के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वे मॉरिस के शरीर को उठाती है और उसे चेन से बांध देती है। आयरीन केट को बताती है कि मॉरिस बीमार है और उन्हें उसकी मदद चाहिए। पूछती है कि जिस ओर मॉरिस जा रहा था वहां पर क्या है। केट बताती है कि वहां पर चैपल है। सोफी आयरीन को बताती है कि वो बकरा ही शैतान है। जब सूरज की रोशनी उससे टकराती है, तब उस बकरे की आंखें लाल हो जाती हैं। वही शैतान है जो घूरता है। आयरीन डेबरा से कहती है कि वो दूसरी ओर जाकर उस बकरे की तस्वीर पे लाइट दिखाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी में सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने का क्लू छुपा है। सिस्टर डेबरा जब उस ओर से लाइट दिखाती है, कमरे में एक लाल रंग की किरण रिफ्लेक्ट करती है और वो लाइट जमीन पे एक खास जगह की तरफ पॉइंट करती है। इधर मॉरिस, जिसे बांध कर रखा गया था, वो कैद से आजाद हो चुका है। इधर सोफी की नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि बकरा वहां से गायब है। आयरीन को उस जगह की खुदाई करने पे सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं। यहाँ हॉस्टल में कुछ ऐसा होता है जिससे स्कूल की सभी लड़कियां काफी डरी होती हैं। वो सिस्टर डेबरा को ऊपर देखने का इशारा करती हैं और जब डेबरा वहां पर लाइट दिखाती है, वहां पर शैतान बकरा होता है जो आजाद हो चुका है। डेबरा सभी लड़कियों को लेकर एक कमरे में चली जाती है और अंदर से गेट बंद कर लेती है, पर शैतान सभी लड़कियों पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देता है। लड़कियों की चीखने की आवाजें केट तक भी पहुंचती है। वो जैसे ही वहां से जाने को उठती है, मॉरिस सामने से आता है और वो आयरीन पे हमला कर देता है। आयरीन के हाथों से सेंट लूसी की आंखें गिर जाती है, जिन्हें सोफी उठाकर एक और भाग जाती है। यहाँ लड़कियां एक सीक्रेट डोर के जरिए दूसरे कमरे में निकलना चाहती हैं, पर वहाँ पे वो शैतान मैडम के रूप में खड़ा होता है और वो लड़कियों पे हमला करने लगता है। इधर सोफी को ढूंढते हुए मॉरिस उसके पीछे पहुंच जाता है और तभी सोफी के हाथों में वो बॉक्स ग्लो करने लगता है, जिसमें सेंट लूसी की आंखें होती हैं।
मॉरिस सोफी को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है, पर शायद सेंट लूसी की आंखों का उस पर कुछ असर होता है और वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे सोफी वहां से भाग निकलती है। सोफी आयरीन के पास जाती है और उसे वो आंखें दे देती है। आयरीन उन आंखों के जरिए शैतान को मारने की कोशिश करती है, पर इस प्रोसेस में मॉरिस को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आखिर में मॉरिस का बेजान सा शरीर एक और गिर जाता है। आयरीन को लगता है कि मॉरिस की मौत हो चुकी है। वो उसके पास बैठती है। तभी मॉरिस की आंखें खुलती है और वो आयरीन के हाथों से सेंट लूसी की आंखें ले लेता है और आखिरकार शैतान को सेंट लूसी की आंखें मिल ही जाती है। और तभी धीरे धीरे मॉरिस के पीछे से वैलेक सामने आती है। इधर केट सभी बच्चों को लेकर उस शैतान बकरे से दूर भागती है। वैलेक एक चेन के सहारे डेबरा का गला घोटने की कोशिश करती है और जब आयरीन डेबरा की मदद करने की कोशिश करती है, वैलेक उस पर हमला करती है और उसे हवा में उठा देती है। इधर केट सभी बच्चों को एक कमरे में लेकर जाती है और वे दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। वैलेक आयरीन को हवा में जलाकर मारने की कोशिश करती है। कभी आयरीन को अपने विजन्स में अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसे अपनी ओर देखने को कहती है। आयरीन जैसे ही आंखें खोलती है, उसके शरीर की आग बुझ जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। इधर मॉरिस वैलेक के पोजीशन में सोफी को मारने की कोशिश करता है। आयरीन को अपने विजन्स में इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो सेंट लूसी की डिसेंडेंट है। वो डेबरा के साथ मिलकर प्रेयर करती है और वो वैलेक के खिलाफ वाइन का एज अ होली ब्लड ऑफ क्राइस्ट इस्तेमाल करती है। डेबरा और आयरीन मिलकर मॉरिस का वहीं पे एग्जॉर्सिज्म करते हैं, जिससे वैलेक का उसके शरीर से पोजीशन खत्म हो जाता है और साथ ही साथ वैलेक भी खत्म हो जाती है। आखिरकार में मॉरिस केट और सोफी के साथ उसी स्कूल में रुक जाता है और आयरीन उससे अलविदा लेकर आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस फिल्म का द कंज्यूरिंग से क्या कनेक्शन है। फादर गॉर्डन वॉरेन को कॉल करते हैं और उन्हें एक केस के बारे में बताते हैं। अब ये कॉल हिंट हो सकता है या तो नन पार्ट 3 का या फिर कंज्यूरिंग के 4th पार्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक, इट हेल्प्स।